Assalamu alaikum. Welcome to Physics MDCAT ECAT classes. My name is Mohammad Munib Naeem. Today is our lecture 14. Before we start, मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन मैंने 200 MCQs का एक टारगेट बनाया था जो आपको मैं कवर कराऊंगा MDCAT ECAT में। ठीक है, ये टारगेट कवर कराने का मकसद ये नहीं है कि 100% इसी में से ही आएगा, लेकिन इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपको जो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे और पास पेपर्स में भी काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन होता ये है कि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट बना लिए, तो ये क्वेश्चंस आपके जितने भी एमडी कैटेगरी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका कॉन्सेप्ट इतना डेवलप हो जाएगा कि आप उनको आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, चले हम अपने लास्ट लेक्चर पे जो है हमारा MCQ नंबर 186, तो इस पर चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट इज़। तो आपको पता होगा, ये तो बहुत कॉमन सा है कि हॉर्स पावर जो है वो किसके 746 वॉट्स के बराबर है। 1 HP 1 हॉर्स पावर। देखिए, हॉर्स पावर जो यूनिट है वो किसका है, जैसे पहले अगर हम थोड़े पुराने ज़मानों की बात करें तो वहाँ पर जो है वो घोड़ों पे सफ़र हुआ करता था। तो अब ये देखें, घोड़ों की जो फिर उसके बाद जो गाड़ियाँ वगैरह बनना शुरू हो गई, व्हीकल्स का दौर शुरू हो गया। तो फिर उसका गाड़ियों का जो इंजन है, जब उसको सेल आउट कर जब वो गाड़ियों के इंजन को बनाया गया और गाड़ियों को बेचा जाता था, तो उस टाइम इंजन पे जो है ये बताया जो है हॉर्स पावर के हिसाब से कि इस इंजन के अंदर इतने घोड़ों की पावर है। यानी कि इतना वेट आराम से इतना वेट जो है वो बेयर कर लेगी गाड़ी। तो ये इस वजह से जो है इंजन को जो है वो हॉर्स पावर में हम लोग जो है वो काउंट करते हैं। और अक्सर मोटर्स वगैरह में भी आप देखेंगे इतने हॉर्स पावर की मोटर है। तो हॉर्स पावर जो है पावर का यूनिट है। और जो है ये पहले एक उन घोड़ों की ताकत की वजह जो है उनकी जो ताकत होती थी उससे मेजर किया जाता था, उससे कंपैरिजन करके इंजन बनाए जाते थे कि इतने इस इंजन के अंदर इतने घोड़ों की पावर है, इतना वेट आराम से ये जो है वो बेयर कर लेगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ये कन्वर्जन है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, 187 स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू। देखिए, वर्क और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनता है, तो पहले तो वर्क और टाइम जो है वो किसका रेशियो है, पावर का। तो वर्क टाइम की ग्राफ जो बनता है तो स्लोप जो निकाला जाता है वो यही होता है कि हम दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिफरेंस निकालते हैं और डिवाइड करते हैं उनको। दो पॉइंट के दरमियान जो एक्स वैल्यू को दो पॉइंट लेते हैं एक्स वैल्यू में और दो पॉइंट वैल्यू लेते हैं वाई में, तो उनको आपस में डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है वर्क और टाइम को हम डिवाइड करेंगे तो पावर बनेगा। ठीक है, तो पावर का करेक्ट आंसर है 188। द डायमेंशन ऑफ पावर इज। तो पावर की डायमेंशन निकालना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ आपके सामने जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास पावर का जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर डायमेंशन, पावर जो है वो क्या है, W/T फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, और जो है वर्क की जो डायमेंशन है हम यहाँ पर निकाल रहे हैं डायमेंशन, तो डायमेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, आपको पता होगा ये बात। तो यहाँ पावर की डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो पावर जो हमारे पास वर्क की डायमेंशन क्या है, अब वर्क का फॉर्मूला है F/D। तो यानी कि फोर्स की डायमेंशन है MLT-2 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी। ठीक है, अच्छा, और वर्क -2 फोर्स की है और फिर इसके बाद डिस्टेंस जो है एल, उसकी वजह से भी हमारे पास आता है, तो दो हमारा एल स्क्वायर बन जाता है। तो हम पावर की डायमेंशन क्या निकलेगी, ML²। ठीक है, और टी, ये टी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो -2 ऑलरेडी मौजूद है, इसके ऊपर -1 आ जाएगा, तो -2 -1 -3 हो जाएगा हमारे पास। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है ML² T-3। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर डायमेंशन में, ML²T-3, ऑप्शन ए। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी के जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको पता है फॉर्मूला है किसका, फोर्स और वेलोसिटी जब उसका डॉट प्रोडक्ट लो तो पावर के बराबर बनती है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क की जगह हमने F.S रखा तो S/T जो है वो वेलोसिटी बन जाती है, तो पावर इज इक्वल टू F.V। अच्छा, 190 द सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी इज। टाइडल एनर्जी जो है वो क्या है, पहले बात समझिएगा यहाँ पर। देखें, जो टाइडल एनर्जी होती है कि जो समंदर में एक जो है मून की ग्रेविटी की वजह से जो है मून की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो है समंदर में लहरें जो है वो क्या होती हैं, उठती हैं काफ़ी ज़्यादा। वो अब पानी जो है वो आपको ऊपर की तरफ जो है पानी अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आता है।
ये कब होता है? जब सूरज की रोशनी में, सूरज जो है वो सॉरी मून की रोशनी में, और जब मून जो है बिल्कुल एक अपनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाता है पूरी, तो पानी जो है समंदर का वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसे कहा जाता है टाइडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स है वो टाइडल का वो कौन सा है? मून। ठीक है। अच्छा, 1 मेगावाट आवर इज इक्वल्स टू डैश। तो 1 मेगावाट आवर जो है वो किसके बराबर होगा हमारे पास? तो आप यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको। अच्छा, 1 मेगावाट आवर तो किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है। तो वन, इन्होंने लिखा है 1 मेगावाट आवर। मेगा जो है हमारे पास क्या है? वो प्रीफिक्स है। ठीक है, तो मेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ आपके पास आ गया 1 है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई बाय मेगा की जगह लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट 6 वाट और एक आवर के अंदर 3600 जो है वो सेकेंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास हम जब यहाँ पर लेके जाते हैं यहाँ पर, तो ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम लोग, जब यहाँ पर 1 × एक्सपोनेंट 6 इंटू 3600, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 36। ठीक है, एक्सपोनेंट की पावर 6 में जो है 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 8 बन जाएगा। और वर्क का यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वॉट जो है वो, और आर जो है वो सेकंड में हो गया, और वॉट सेकंड जो जूल के बराबर होता है हमारे पास। तो आप चाहे तो यहाँ पर इसे जो है वो यहाँ लिख भी सकते हैं कि 1 जूल जो है वो 1 वॉट सेकंड के इक्वल होता है। तो ये 1 वॉट सेकंड 1 जूल के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? 3600 एक्सपोनेंट पावर 8, इसका करेक्ट आंसर आपके पास। अच्छा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ गया? 36 एक्सपोनेंट 8 जूल, आंसर डी। 192, वर्क हैज़ द डायमेंशन एज दैट ऑफ सेम एज दैट ऑफ टॉर्क। तो याद रखिएगा, वर्क का फॉर्मूला और टॉर्क का फॉर्मूला दोनों में सेम है। वर्क फॉर्मूला है एफ डॉट एस, और टॉर्क का फॉर्मूला है जो है टॉर्क एफ क्रॉस डी। ठीक है, दोनों में जो है डॉट और क्रॉस का फ़र्क है, तो जो, लेकिन दोनों की जो यूनिट हैं वो सेम है, न्यूटन मीटर। तो डायमेंशन भी दोनों की सेम है हमारे पास, टॉर्क के इक्वल है इसकी वर्क की डायमेंशन। अच्छा, 193, द रिलेशन बिटवीन द स्केप वेलोसिटी वी स्केप एंड ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन बाय। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास स्केप वेलोसिटी का और ऑर्बिटल स्पीड का जो रिलेशन है वो v इज इक्वल्स टू √2 v0, यानी कि स्केप वेलोसिटी जो है √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, ये रिलेशन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसको जो है वो ड्राइव नहीं करा रहा मैं यहाँ पे, लेकिन आपको जो है वो जब आप कोर्स बाकायदा आप जब आप टॉपिक कवर कर रहे होते हैं तो उसमें बाकायदा इसका रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं आप। तो वी स्केप जो है स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स वी ऑर्बिटल। 194, व्हेन टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर। जब दो प्रोटॉन्स आपस में जो है एक जगह होते हैं, करीब बिल्कुल एक करीब करीब होते हैं, तो तब क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटॉन एक जो है वो दोनों सिमिलर चार्जेस रखते हैं, दोनों रिपेल करते हैं, लेकिन जब दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो अंदर एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जो इनको जो है वो होल्ड करके रखती है और इनको क्लोज करके रखती है, करीब करके रखती है, इनको पकड़ कर रखती है। वरना प्रोटॉन सेम चार्जेस आपको पता है रिपेल करते हैं, तो इस वजह से अंदर रिपल्जन फोर्स भी जनरेट होती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी की वजह से वो लोग बंधे रहते हैं। तो अंदर याद रखिएगा, जितने प्रोटॉन्स अंदर आएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो है उनके दरमियान की वो इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड अप एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो प्रोटॉन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जितने प्रोटॉन अंदर बढ़ाते रहेंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी, और ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल भी हो जाता है और वो टूट जाता है। ठीक है, तो 195, अ मैन लिफ्ट्स वर्टिकली अ वेट ऑफ 40 kg थ्रो 1 मीटर इन 10 सेकेंड, वाइल अ चाइल्ड लिफ्ट्स वर्टिकली अ वेट ऑफ 10 kg थ्रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वॉट 1 मीटर इन 1 सेकेंड, वॉट विल बी द करेक्ट इन्फेरेंस। तो आपके पास याद रखिएगा कि एक हमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है, दो पर्सन के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है, एक मैन है और एक चाइल्ड है। ठीक है, मैन का उन्होंने बता दिया कि आपको उसका मास है 40 kg का और 1 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर्ड कर रहा है, और जो है एक मैन है वो लिफ्ट करा रहा है, सॉरी कवर्ड नहीं कर रहा, मैन लिफ्ट कर रहा है वेट को, 40 किलोग्राम का वेट है, मास है, उससे लिफ्ट कर रहा है 1 मीटर तक जो है ऊंचाई पे, कितनी देर में? इन 10 सेकेंड में।
जबकि एक चाइल्ड है वो वर्टिकली वेट उठा रहा है, जो है वो 10 केजी का है, वो भी 1 मीटर का ही वेट, 1 मीटर का ही हाइट पर उठा रहा है इन 1 सेकेंड में। अब इसमें इन्फेरेंस बताना है कौन सा, तो चाइल्ड डज मोर वर्क देन मैन, चाइल्ड जो ज़्यादा वर्क करेगा। तो आप कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है आपके पास बनेगा, पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, W की जगह क्या आ जाएगा, एफ एस अपॉन टी। अच्छा, अब आपको पता है मैन जो है वो वेट लिफ्ट कर रहा है, तो हम F की जगह लिखेंगे W लिखेंगे, यानी कि हमारे पास वेट इंटू एस की जगह पे हमने लिख दिया हाइट, क्योंकि हाइट है यहाँ पे, अपॉन टी। तो आपके पास क्या बनेगा, जो वेट है वो mgh अपॉन टी हो जाएगा हमारे पास वो। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मास दिया हुआ है आपको 40 किलोग्राम का। ठीक है, और जो है वो जी की वैल्यू तकरीबन हमारे पास जो होती है वो 9.8 या जो है 10 ले सकते हैं। और कितनी मीटर है हाइट, 1 मीटर है। कितनी देर में, 10 सेकंड में। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, जो है वो हमारे पास, अ, आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या रह जाएगा, 40 वाट पावर रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, अभी मैन की जो है वो डेटा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैन जो है 40 किलोग्राम, 1 मीटर 10 सेकेंड। जबकि अब हम बात करते हैं किसकी, चाइल्ड की, तो 10 केजी उसका मास, वो मास को लिफ्ट करा रहा है 1 मीटर में, 1 मीटर हाइट पे, और 10 सेकेंड हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चाइल्ड की बात करते हैं, तो P इज इक्वल्स टू वही mgh अपॉन, mgh हो गया हमारे पास, mg अपॉन टी। तो m कितना है हमारे पास 10, और जो है g की वैल्यू कितनी है 10, और हाइट है 1, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास, वो है 1 सेकेंड का। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा। पावर इज इक्वल्स टू 100 वाट। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है वो जो चाइल्ड है वो 100 वाट की पावर है चाइल्ड के अंदर, और मैन के अंदर जो है वो 40 वाट की पावर है। तो कौन सा ज़्यादा वर्क करेगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा, जिसकी पावर ज़्यादा है। चाइल्ड डज मोर वर्क देन मैन, चाइल्ड जो है ज़्यादा काम करेगा पर मैन के से कंपैरिजन में। ठीक है। 196, वर्क डन ऑन दी बॉडी इक्वल्स टू डैश। जब भी वर्क डन हम होता है तो क्या होता है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चेंज आता है। ठीक है, अगर वर्क डन होने से काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ सकता है और पोटेंशियल एनर्जी में भी। तो इसी वजह से आंसर यानी कि ऑप्शन सी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सी ऑप्शन इज करेक्ट। 197, द टाइड्स राइज द मैटर इन द सी रफली इन अ डे। जो टाइड्स जो होती हैं, तकरीबन जो लहरें उठती हैं दिन में, तकरीबन वो रफली जो एक अंदाज़ा लगाया वो 2 टाइम्स ट्वाइस अ डे होता है। यानी कि दिन में 2 दफ़ा जो है वो टाइड्स जो होती हैं वो लहरें जो है वो क्या होती है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से जो है लहरें उठती हैं। ठीक है। 198, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन द सोलर सिस्टम इज प्लेनेट डैश। तो याद रखिएगा, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल एक्स, जो हमारे पास ग्रेविटी है उस पर। जितनी ज़्यादा जो है ग्रेविटी होगी, तो जितना ज़्यादा प्लेनेट जो है वो ह्यूज होगा, उतनी ज़्यादा उसमें ग्रेविटी होगी। तो जुपिटर इज़ दी ह्यूज प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। तो जुपिटर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी चाहिए। जब वो उस ग्रेविटी को हराएंगी, बॉडी जो है स्पीड, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि वो उस ग्रेविटी को हराए और फिर बाहर निकले। तो उसको हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी। अच्छा, नंबर 199, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैज़ डैश। तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो बॉडी के अंदर जो पाई जाती है, उसका कोई मखसूस फार्मूला नहीं है। हम ड्राइव तो करते हैं लेकिन मखसूस कोई फार्मूला नहीं है, वो सिर्फ कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो नो जनरल फार्मूला। ठीक है। 200, व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल देन डैश। अगर बॉडी की स्पीड क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो मोमेंटम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv।
और मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो यानी वेलोसिटी और मास पे। तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो क्या होगा, वो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो जितनी वेलोसिटी होगी उतना मोमेंटम होगा। तो वेलोसिटी डबल हो रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा, डबल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको, आप लोग को जो है मेरे जितने भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं आपको जो है वो समझ में आएंगे, और जो है आप लोग उससे काफ़ी आपने सीखा होगा। और अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट, अगर कोई कुछ पूछना चाहते तो कमेंट कर सकते हैं। तो और अगर अच्छे लगे तो आप उसे शेयर करें दूसरों को, ताकि जितने लोग हैं उससे देख के इसको जितना कॉन्सेप्ट उनको डेवलप हो, उनको फ़ायदा हो। तो कहने मकसद सिर्फ ये है कि हम इससे जितने भी हम स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन सबको जो है वो फ़ायदा पहुँचे। तो यहाँ पर हमारी क्लास क्या हो गई एमसीक्यूज़ की, तकरीबन हमने 200 एमसीक्यूज़ जो हमने कवर्ड करें 14 पार्ट्स में। बाकी इंशाल्लाह और भी मेरी वीडियोस आएंगी उसी और दूसरी अकॉर्डिंग, जैसे मैं कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं टॉपिक्स वगैरह, जैसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सर ये टॉपिक जो है उसकी वीडियो बना दें, इसका हमें एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा दें, तो मैं आपको रिकॉर्ड लेक्चर जो है वो उस पर डाल दूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी और से वीडियोज़ बनाऊँगा। और जो है बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।